नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूटिंग की शुरुआत करते हैं। खबर करनाल से है, जहां पर ओलावृष्टि से किसानों का काफी नुकसान हुआ है, जिससे कई किसानों की फसल भी खराब हो गई है। खेतों में ओलावृष्टि और बारिश से फसल बैठ गई है और वहीं मंडी में पहुंचे फसल का भी ओलावृष्टि से नुकसान हो गया है। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी गांव पहुंचे और खराब हुई फसलों का निरीक्षण कर रहे हैं। नायब सैनी धमनहिड़ी गांव में पहुंचकर फसलों का जायजा लिया और किसानों से बातचीत भी की है। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को नसीहत दी है और कहा कि अगर वो बीजेपी के बहकावे में आकर 4.5 साल बीजेपी के साथ थे तो उन्हें बहकाना नहीं चाहिए था, बहकना भी नहीं चाहिए था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अवैध शराब के मामले में दुष्यंत चौटाला द्वारा बीजेपी सरकार पर लगाए गए आरोपों के जवाब में मनोहर लाल ने कहा कि उनके कार्यकाल में क्या हुआ है इस पर वो बोलेंगे तो अपना ही घर खराब होगा, इसलिए इस मुद्दे पर वे कुछ भी ना कहें। आपको बताते चलें कि सोनीपत में सीएम पहुंचे थे और साथ ही पूर्व सीएम मनोहर लाल ने नसीहत भी दी है। तो ये कसूर जनता का नहीं है, ये बीजेपी के कार्यकर्ता का हो सकता है। हम जितने जीत के लाए वो ले गए, वो जीत के लाए वो ले गए। हमको कम है, हम ज्यादा मिल गया, हमको कम मिल गया। लेकिन जीत के जो आया है उसका अपने क्षेत्र के प्रति कोई एक लोगों की अपेक्षा होती है, उसकी जिम्मेवारी होती है। 5 करोड़ रुपया दिया, कौन सी बड़ी बात है। अगर लाख करोड़ से ज्यादा बजट होता उस समय भी 70-80 हजार करोड़ हो गया था। 450 करोड़ दिए हैं। वही बात मैंने 2019 में भी की कि जो एमएलए चुन के आया है पहली किस्त 5 करोड़ रुपए की उसको आते ही देते हैं। भाई तुम चुन के आए हो और जनता के लिए इतना काम जो मांगे कर दो। हमने भेदभाव नहीं किया। मुझे करनाल के लोगों ने विधायक बनाया, मैंने कह दिया कि जो मुख्यमंत्री जहां का पहले होता रहा है वहां हर कोई प्रदेश का आधा पैसा अपने उस हल्के में लगा लेता है, बाकी आधा कहीं जाके बांटता है। लेकिन मैंने कहा 90 का 90 में बराबर विकास करूंगा, कहीं ज्यादा मत सोचना कि ज्यादा हमें मिलेगा। भाई जो जीत के आए हैं सारे ठीक है वाले सब समर्थन करते हैं, सहयोग करते हैं। और आज 90 के 90 जो विधायक वाले हैं, मुझे इस बात का संतोष है, तसल्ली है कि मेरे खिलाफ कोई कभी बोलता नहीं है, कोई नहीं बोलता। कांग्रेस वाले भी नहीं बोलते, उनको ढूंढने से भी कुछ मिलती नहीं है कि मनोहर लाल के खिलाफ क्या बोले। से जो हमारे कैंडिडेट हैं अभी आए, मैंने भी इनको कहा कि एकदम मंत्र मैं भी लगा के जाऊंगा, मतलब भी 10 लाख रुपए कई काम मंत्री था। तो मैंने इनको बता दिया कि भाई मैं आऊंगा और मेरा ज्यादा नहीं तो 1500 वोट का तो जरूरत और आपकी भी किसी की रिश्तेदारी हो भाई की मदद। तो आज मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ कलेक्टर साहब आप थोड़ी सी मेहरबानी कर दी और फिर तो मैं तो बता रहा हूँ कि मैंने आपको सब कुछ छूट दिया, मेरे पास कुछ नहीं है। ये कई तो आपके ऐसे भगत हैं, ये मैं एक आदमी है, ये रविंद्र जी बैठे हैं शंकर। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा ने कमर कस ली है। शनिवार को चंडीगढ़ प्रेस क्लब में सभा हुई और चुनावों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई और इस पर मंथन भी किया गया। बैठक के दौरान सभा के अध्यक्ष राव नरेश चौहान ने भी बताया कि नई लोकसभा गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जिसके चलते राजपूत समाज अपने जिम्मेदारी व्यक्त करते हुए चुनावों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। साथियों, आज इस प्रेस वार्ता में आप सबका हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मैं हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष राव नरेश चौहान राष्ट्रपूत आप सबका अभिवादन करता हूं। हमारे साथ हमारी सभा के संरक्षक श्री अनूप चौहान, मुख्य कार्यकारी अभियंता के पद से हरियाणा सरकार से रिटायर हुए हैं।
हमारे वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ओमवीर सिंह तंवर हमारे साथ हैं। ऑल इंडिया SC ST BC मोर्चा के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी करमवीर बौद्ध हमारे साथ विराजमान हैं। हमारे बाकी ऑफिस बीरर भी स्टेट कार्यकारिणी के प्रदेश भर से आए हुए आज इस प्रेस वार्ता में शामिल हैं। आज मुख्य उद्देश्य इस प्रेस वार्ता का लोकशाही का जो चुनाव है वो उत्सव शुरू हो चुका है, क्योंकि लोकशाही फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल नागरिक के लिए है, मतदाता के लिए है, जनता के लिए है। तो हमारा सबसे पहला तो सभा का एक किस्म से अभियान है, प्रयास है कि हम अपने जो पात्र मतदाता हैं 25 अप्रैल तक वो अपना वोट अवश्य बनवाएं। वोट बनवाने से कोई वंचित ना रहे, क्योंकि हमारे विशेष रूप से राजपूत समाज में हम वोट की कीमत को 75-77 साल बाद भी सही तरीके से नहीं पहचान पाए हैं। वोट बनवाएं और 100% एक टारगेट रखें कि मतदान का प्रतिशत बढ़े और 100% मतदान हो। राजपूत समाज के मतदाता का मतदान प्रतिशत भी शायद सबसे कम रहता है, तो हम अपने मतदान प्रतिशत को भी बढ़ाने का आह्वान और उसके लिए प्रयासरत हैं। मतदान किस तरह से करें? हमारे मत की 1990 से लेके आज तक वैश्विक बाजारीकरण का दौर चल रहा है। सब कुछ एक किस्म से अपनी कीमत मांग रहा है, कीमत तय की जा रही है। तो लोकशाही में मतदाता के मत की बहुत हीरे जवाहरात से भी ज्यादा कीमत है। उस कीमत को हम हल्के में ना लें, हम अपनी कीमत को खुद ही ना गिराएं। तो हम मतदान के 2 दिन पहले तक अपना व्यू, अपना मन, अपनी बात अपने मन तक ही रखें। खबर सोनीपत से है, जहां पर एक मां ने अपने प्रेमी संग मिलकर 5 साल की बेटी की डंडे से पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी है और हत्या करने के बाद में उसके मामा के घर बच्ची को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ में भाग गई। आपको बताते चले कि जब मामा ने बच्ची को देखा तो उसके शरीर पर चोट के निशान थे, जहां उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी और इस दौरान सदर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर खानपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और साथ ही आपको बताते चलें कि महिला और उसके प्रेमी के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। परिजनों ने जल्द ही दोनों की गिरफ्तारी के साथ दोनों को फांसी की भी मांग की गई है। मैं आपका और किस प्रकार से आपकी पोती के साथ बड़ी बेरहमी से हत्या हुई है? हाँ, पोती थी वो, उसको बेरहमी से मारा गया है जी। उसको कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए, फांसी होनी चाहिए उसको। हमने कुछ नहीं मांगा मैंने। अच्छा, कितने दिन पहले गई थी? पहले कब? 7 महीने पहले जी वो ले गई थी और उन्होंने कहा थी इनको मैं 2-3 दिन के लिए ले जाऊंगी, अपने भाई का पोती वहाँ जाओगी और 2-3 दिन के बाद मैं छोड़ जाऊंगी। उसने फोन उठाने बंद कर दिए। उसके बाद फिर मारी गला यहाँ 11 बजे भी एक दिन आकर धमकी दे दी थी, वही तो वो वगैरह उतारी थी, अगर मैं ना मेरी बेटी ना दोगे ना तुम न जान तो मरवा देंगे। और कैसे आपकी बेटी की हत्या हुई? किसने हत्या की है? नाम मेरा फिरोज है जी। मेरी बेटी की पीट के हत्या की गई है। रवीना, पंकज दोनों ने मिलकर हत्या की है जी। और पूछताछ करी जाए
कौन कौन शामिल है इसमें से पता तो उनको ही होगा कैसे किए ये। अच्छा, आपकी बेटी का क्या नाम था और कितने महीने पहले वो यहाँ से उसकी माँ लेके गई थी? तन्वी नाम था, 8 महीने पहले लेके गई थी। क्या कह के लेके गई थी? 2-3 दिन में छोड़ जाएंगे जैसे बोल के लेके गई थी। थाना सदर सोनीपत में फिरोज खान पुत्र आस मोहम्मद निवासी जिला सोनीपत ने शिकायत दी थी कि मेरी पत्नी ने मेरी 5 वर्ष की बच्ची की हत्या कर दी है, जिस पर थाना सदर सोनीपत की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे तफ्तीश जारी है। कुरुक्षेत्र के गांव तरनगढ़ में आपको बताते चलें कि उसके पास में बस का शोकर टूट गया है और बस अनियंत्रित होकर पलट गई और बस में करीब 12 लोग सवार थे। कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। चालक ने बताया कि चंडीगढ़ से एक परिवार शादी समारोह में शामिल होने के लिए कुरुक्षेत्र आ रहा था। अचानक बस का शोकर टूट गया, स्टीयरिंग भी फेल हो गई और बस अनियंत्रित होकर पलट गई। पुलिस अधिकारियों ने भी बताया कि पुलिस सूचना मिलने पर तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को आपको बताते चलें कि शाहबाद सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। सर इसमें थोड़ी सी ना स्टीयरिंग प्ले होने करके और शॉकर टूटने करके स्टीयरिंग में दिक्कत आई थी। हाँ जी, थोड़ा शॉकर भी टूट गया ना जिसका। तो और पलटा कैसे? पलटा तो पलट गया। तो हिट तो नहीं करा किसी का? नहीं। तो कितनी सवारियां थे समय? इसमें 10-12 सवारियां थी। तो कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये हम चंडीगढ़ से आए थे, एक कुरुक्षेत्र तक जाना। कहाँ जाना था? कुरुक्षेत्र तक। तो क्या ये सभी एक ही गाँव से, एक शहर से थे? क्या अलग? एक ही शहर से। एक ही शहर का परिवार जा रहा था शादी में, रास्ते में जैसा हमें पता लगा है सरकार जिस वजह से ये गाड़ी पलट गई। इसमें 11 सवार एक ड्राइवर था, जिसमें से 3 को हल्की फुल्की चोटें आई हैं, बाकी सभी सुरक्षित हैं। अच्छा जी, तो जिनको चोटें आई हैं कहाँ पे? तो रेफर कर दिया, इससे शाहबाद में गए हैं। अभी इनका जाकर बयान नोट करेंगे, देखते हैं कैसे हालत है। नशे पर लगाम लगाने के लिए अंबाला पुलिस विशेष अभियान चला रही है और आए दिन नशा तस्करों पर कार्रवाई भी की जाती है। इसी के चलते अंबाला शहर स्थित नशे का हब कहे जाने वाले जेहा कॉलोनी में पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर चौकी इंचार्ज रवि ने बताया कि जेहा कॉलोनी में नशा तस्करों के निर्माण को तोड़ा गया है और पिछले कुछ महीनों में से ये निर्माण किया गया था, जिसका उपयोग नशा तस्करी के लिए किया जाता था और आने वाले समय में ऐसी कार्रवाई चलती रहेगी। सर, ये अम्बाड़ा पुलिस द्वारा एसपी साहब के निर्देशानुसार नशा तस्करी के विरुद्ध आप सब जानते हैं लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत ही आज ये कार्रवाई करते हुए आज ये अवैध अतिक्रमण को जेहा कॉलोनी में ध्वस्त किया जा रहा है। क्योंकि ये हरी पैलेस की दीवार के पास जो भी अतिक्रमण है वो पिछले कुछ सालों में ही बनाया गया है, इसकी किसी के पास भी किसी प्रकार की कोई मलकिस्ती नहीं है। इस निर्माण का उपयोग नशा तस्करों द्वारा नशा की तस्करी करने के लिए किया जा रहा था, जिसको आज हमने ध्वस्त करने का है। ये जगह किसी की भी पर्टिकुलर एक की नहीं है और ना ही किसी के पास इनकी मलकियत है। जिन्होंने भी निर्माण बनाया था वो इस तरीके से बनाया गया। हरियाणा के अनाज मंडियों में गेहूं की फसल आने पर का जो सिलसिला है वो जारी है और इस समय कह सकते हैं कि हरियाणा के सभी मंडियों में गेहूं की आवक पीक पर है और किसान भी लगातार फसल लेकर पहुंच रहे हैं। अंबाला कैंट की अनाज मंडी में अभी तक लगभग 92,000 क्विंटल गेहूं की आवक हो चुकी है और साथ ही 84,000 क्विंटल की खरीद भी हो चुकी है और 23,000 क्विंटल का उठान भी हो चुका है। साथ ही आपको बताते चलें कि देर रात पूरे हरियाणा में जमकर बारिश हुई, लेकिन अंबाला में कम बारिश होने के कारण किसानों की गेहूं की फसल को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। वहीं मंडी की व्यवस्था से आढ़ती और किसान भी काफी ज्यादा खुश नजर आए हैं। आपको बताते चले कि मंडी में गेहूं की फसल आ रही है। 84,000 क्विंटल गेहूं की
अभी तक खरीद भी की जा चुकी है। आढ़ती और किसान काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे। आपको बताते चलें कि अंबाला की गेहूं की फसल में मंडी में लगातार पहुंच रही है और 84,000 क्विंटल गेहूं की खरीद भी हो चुकी है, जिससे किसानों में काफी ज्यादा खुशी देखने को मिली है। सरकार के नियमों को ताक पर रखकर यमुनानगर के कई प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। मोटी मोटी फीस वसूलने वाले ये स्कूल बच्चों के लिए सरकार के निर्धारित, आपको बताते चलें कि वहां पर नियमों को भी कभी जो है वो पूरा नहीं कर पाते हैं। साथ ही इसी को लेकर यमुनानगर के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर करनैल सिंह संधावा ने यमुनानगर के कई स्कूलों का निरीक्षण किया तो पाया कि अधिकतर स्कूल बिना मान्यता प्राप्त ही चल रहे थे और ज्यादातर स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा का भी कोई भी ध्यान नहीं रखा गया। और बड़ी बात यह भी है कि कई स्कूल तो इतने पुराने हैं और शहर के बीचों बीच ही स्कूल पिछले कई सालों से चल रहे थे, लेकिन कभी भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। आपको बताते चलें कि इस पर करनैल सिंह संधावा ने यह भी कहा कि जहां जहां पर जिन जिन स्कूलों में खामियां मिली हैं उनके लिए एक रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है और निश्चित रूप से इन स्कूलों पर जल्द कार्रवाई भी की जाएगी। जगाधरी ब्लॉक के लगभग दर्जनों स्कूलों में मैंने विजिट की है, जो प्राइवेट स्कूल हमारे यहाँ पर रन कर रहे हैं। अभी विभाग की तरफ से डायरेक्शन जारी हुई थी कि जो भी प्राइवेट स्कूल बिना मान्यता के चल रहा है उसको तुरंत बंद करवाया जाए। उसके रिगार्डिंग मैंने अपने जगाधरी ब्लॉक में लगभग 18 कमेटियां बनाई थी, इंस्पेक्शन कमेटियां। तो मैंने उनकी कल ब्रीफ किया था, उसमें ब्रीफिंग में सामने आया लगभग 25 से 30 स्कूल ऐसे मेरे ब्लॉक में चल रहे हैं जो बिना मान्यता के यहाँ से रन चल रहे कई सालों से, जिसमें एक श्री गीता विद्या मंदिर मिडिल स्कूल के नाम से चल रहा, वो 20 साल से चल रहा। आपको बताते चले कि स्कूलों की कमियों खामियों का जो है वो जायजा लिया गया और साथ ही आपको बताते चले कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ने निरीक्षण भी किया। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि यमुनानगर से हैं, जहां पर कई प्राइवेट स्कूलों का यहां पर निरीक्षण किया गया और जो भी खामियां पाई गई हैं उनको त्वरित कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही आपको बताते चलें कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचकर स्कूल का जायजा लेते हुए नजर आए और जो भी खामियां पाई गई हैं उनको दुरुस्त करने की बात भी कही है। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का निरीक्षण लगातार जारी है और जो भी खामियां पाई गई हैं उन्हें दूर करने की बात भी कही गई है। आज जेजेपी के हल्का अध्यक्ष और साथ ही 2019 में विधानसभा चुनाव लड़ चुके कुलदीप तेवतिया ने अपने समर्थकों के साथ में जेजेपी से इस्तीफा दे दिया है और साथ ही आपको बताते चले कि उनका पटका पहनाकर पार्टी ज्वाइन करवाया गया। इस दौरान कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि बीजेपी सबको साथ लेकर चलती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर सबको यकीन है और यही वजह है कि पार्टी में लगातार लोगों के आने का सिलसिला भी जारी है। और साथ ही कुलदीप तेवतिया ने यह भी कहा कि अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे को भी पूरा करने के लिए पूरी तरह से मेहनत करेंगे। मंत्री जी, आज फिर भारतीय जनता पार्टी में बड़ी जो ज्वाइनिंग की है बात है और पहले भी जो है आपकी पार्टी से क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का परिवार आज बहुत बड़ा परिवार है और कुलदीप तेवतिया जी जो यहाँ से निगम पार्षद रहे, अब उनके भाई यहाँ से बीजेपी के निवर्तमान निगम पार्षद हैं कुलवीर जी। तो कुलवीर जी तो हमारी पार्टी में थे ही, हमारी पार्टी से पार्षद थे, निगम पार्षद। कुलदीप जी थोड़े समय के लिए एक छोटे परिवार में चले गए थे, लेकिन छोटे परिवार से फिर बड़े परिवार में आए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मन से वहां गए थे। मन तो उनका भाजपा में पहले भी था, उस समय भी था और आज भी है। तो आज साईग रूप से फिर भारतीय जनता पार्टी के बड़े परिवार में शामिल हुए, तो उनका हमने स्वागत किया है और उनको जो मान सम्मान पहले मिला था, ऐसे ही पार्टी में उनको मान सम्मान में कोई कसर बाकी
नहीं छोड़ी जाएगी और छोटे भाई की तरह और बड़े भाई दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी को और आगे बढ़ाएंगे। पहले पड़ोस के घर में चले गए थे, झगड़ा वहां पे भी था, लेकिन मैंने सोचा यार उससे बढ़िया तो अपना पुराना ही घर है, वहीं क्यों ना वापस चले जाए। तो मैं इसलिए अपने बीजेपी, जो पहले मैं बीजेपी में ही था, बीजेपी ने मेरे को पार्षद बनाया, मेरे भाई को भी टिकट दी, वो भी पार्षद बने। अब इसलिए मैं वापस बीजेपी में ही आ गया, मेरा दिल्ली लगा उधर। और जो कह रहे हैं कि भाई अब की बार 400 पार, तो 400 पार ही होगी। और हमारे यहाँ से कृष्ण अपने जो पाल जी हैं, कीर्तन पाल गुर्जर जी हैं, 10 लाख का जो नारा लग रहा है, हमारी उसमें पूरी सहयोग रहेगा, पूरा सहयोग रहेगा। यहाँ से पलवल तक जितने भी हमारे जानकार हैं सभी से हम बोलेंगे और कोशिश ये रहेगी हमारी 10 लाख पार ही करवाएं। पुंडरी के गांव फतेहपुर में सदर मार्केट में एक चाय वाले ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, लेकिन मृतक के भाई ने हत्या का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि उसके भाई की हत्या की गई है, जो कि मृतक की पत्नी, सास, ससुर और उसके साले ने की है। और इसके बाद में उसने मृतक के भाई ने पुलिस को सूचना दी और शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। और साथ ही आपको बताते चलें कि जानकारी के मुताबिक मृतक के 2 बच्चे और 1 लड़की और 1 लड़का है। तो शाम के गांव मिरान की गली में गीत के जरिए लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ ही हरियाणवी आपको बताते चलें कि वेशभूषा में सज धज कर ऊंट गाड़ी में बैठी महिला और बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने की तरफ से गुनगुनाया भी जा रहा है और ये जो गीत है वो ग्रामवासियों का ध्यान भी खींच रहा था। आपको बताते चलें कि ऊंट गाड़ी में बैठे और साथ ही मतदान की भी अपील करते हुए नजर आए। आप अनोखा तरीका देख सकते हैं जो कि लोकगीत गाकर यहां पर जागरूक किया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से 10वीं और 12वीं की परीक्षा के परिणाम 15 या फिर 16 मई को घोषित कर दिए जाएंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि 10वीं और 12वीं कक्षा की मार्किंग का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है, जिसके चलते 15 या फिर 16 मई से पहले हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। देखिए 12वीं और 12वीं की जो परीक्षा का रिजल्ट पहले आएगा। 12वीं की मार्किंग ऑलरेडी हमने शुरू कर दी और 10वीं की भी मार्किंग स्टार्ट हो चुकी है। तो जिस समय 15 मई के आसपास हम हमेशा डिक्लेयर करते हैं और उससे पहले 15 मई तक रिजल्ट आ जाएगा। सर वैसे सोशल मीडिया में चला कि 13 मई को परिणाम आएगा, तो क्या संभावना? देखिए लोग आप अपने कयास लगा रहे हैं, लेकिन अक्सर 15-16 मई को हम रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं और बोर्ड का जो है लक्ष्य हमेशा उस डेट को मीट करना है। उस डेट के ऊपर तय डेट पर रिजल्ट आ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।